नेक्स्ट और भी क्वेश्चन है हमारे पास करने के लिए, तो बहुत सारे हैं, कोई प्रीवियस ईयर में से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है हम व्हीटस्टोन ब्रिज शुरू कर रहे हैं, ठीक है। कम से कम इतना तो हम कर ही लेते हैं आज, फिर नेक्स्ट क्लास में मेरे ख्याल से हम थियोरी खत्म कर लेंगे। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है और किस काम आता है, और लिखने का तरीका बहुत मतलब होना चाहिए। एग्जाम में पूछ सकता है आपको कि व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरह से पूछ सकता है किस काम आता है। तो इसका काम क्या है, ये एक ये रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने का काम आता है, ठीक है। इससे हम एक रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी मदद से, व्हीटस्टोन की ब्रिज की मदद से, ठीक है। फिर आपसे पूछ सकता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज से कैलकुलेट करके बताओ अननोन रेजिस्टेंस को। तो यहाँ पे इसका ना प्रॉपर तरीका होता है, ठीक है। सबसे पहले लिखोगे आप इसका प्रिंसिपल, जो कि हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। फिर इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बताओगे। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, ये कैसे कैसे कंस्ट्रक्टेड है, कि एक बैटरी है, ये आर्म है, ये रेजिस्टेंसेस हैं, ये गैल्वेनोमीटर है, फलाना फलाना है, ये सब चीज़ें हम इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, इसके और जो भी इसके स्पेशल पार्ट्स वगैरह होंगे कि जो भी है वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर फिर हम उसके बाद इसके थियोरिटिकल पार्ट्स जो है वो लिखना शुरू करेंगे। मतलब ये है, ऐसा ऐसा है, तो ये है, ये इक्वेशन बनेंगी, और फिर ऐसे ऐसे सॉल्व करके आएगा। फाइनली हमें क्या लिखना है, इसका फॉर्मूला जो आएगा हमारे पास, इसको फॉर्मुलेट करना है, ठीक है। तो थियरी जब हम करेंगे तो ये फाइनली हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा और उसकी मदद से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉपरली इसको लिखना है, अगर एग्जाम में आ जाता है तो पूरा पूरा। नेक्स्ट चीज, अब हम थियरी की बात करते हैं इसकी, ठीक है। इसको समझते हैं, प्रिंसिपल वगैरह देखते हैं इसका। तो इसमें होता क्या है, इसमें 4 रेजिस्टेंस आर्म होती है, ठीक है। देखो सिंपल क्या है, एक है हमारे पास बैटरी, बैटरी के हैं 2 टर्मिनल, इन दोनों टर्मिनल से हम कनेक्ट करते हैं इस ब्रिज को, ठीक है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्रिज को। ये ब्रिज कैसा है, देखो एक रेजिस्टेंस ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। आप इसको इस तरह से भी सोच सकते हो कि हमने ये एक रेजिस्टेंस ले रखा है, एक ये ले रखा है, एक ये रेजिस्टेंस और एक ये रेजिस्टेंस लिया, और इससे एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया। ये एक्चुअल में ये अरेंजमेंट है, ठीक है। ये हमारा R2 है, ये हमारा R1 है, दिस इज R4 एंड दिस इज R3। हमें क्या करना है, R4 को फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस है, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। और बीच में हमने क्या करना है, मतलब ये हमारा सर्किट है टोटल, ठीक है। ये हमारा स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है या स्टैंडर्ड आर्म हो गई। होगा क्या, ये आपको कैलकुलेट करना है। एक आपको गैल्वेनोमीटर दे दिया जाएगा, ये जो यहाँ पर शो कर रखा है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर एक मीटर होता है। मीटर मतलब जिसमें मेजरमेंट करने के काम आता है। मीटर का मतलब किसी डिवाइस के पीछे मीटर जो लगा होता है उसका मतलब क्या होता है, मेजरमेंट, ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है, करंट या वोल्टेज अगर किसी सर्किट में है तो उसको सेंस करने के काम आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक बीच में एक पॉइंटर होता है और बहुत सारे यहाँ पे डिवीजन होते हैं, ठीक है। अब देखो, और इसके क्या होंगे, 2 एंड्स होंगे, ये दोनों इसके टर्मिनल्स हो गए। अब देखो जरा, करंट अगर यहां से एंटर कर रहा है तो क्या होगा इसमें, जब भी करंट एंटर करेगा ये डिफ्लेक्ट करेगा, ये आ गई डिफ्लेक्शन, ठीक है। जितना करंट होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। सपोज करो जो करंट है वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो क्या हो गया, डिफ्लेक्शन ऐसे हो गया। बताओ कोई दिक्कत है, ठीक है। तो किसी भी सर्किट में करंट को सेंस करने के लिए, करंट को सेंस करने के लिए, या छोटे मोटे करंट है तो उनको मेजर करने के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करें तो अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने की बात करें तो उसको हम तब फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए एक कंडीशन हम यूज करते हैं, क्या, कि ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल सेम होना चाहिए, तब हम इस अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कब फाइंड आउट कर सकते हैं, जब इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। जब इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा
तो सपोज करो अगर मैंने यहाँ पे वायर कनेक्ट कर दिया तो क्या यहाँ पे करंट फ्लो करेगा? देखो करंट जब फ्लो करता है जब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हो, ठीक है। यहाँ पे +10 वोल्ट है, यहाँ भी +10 वोल्ट है, इसका मतलब क्या है? बीच में जो इलेक्ट्रॉन है उसको यहाँ पर भी उतनी ही फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है जितनी यहाँ हो रही है, तो वो मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर इसको मैं 12 कर दूं तो क्या होगा? वो इस तरफ मूव करने लगेगा, लेफ्ट की साइड। ठीक है मीनाक्षी? हेलो यस सर। है ना? यस तो सर, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस होगा, करंट तभी फ्लो करता है, ये मैं बोल चुका हूँ कई बार। ठीक है, अब इससे रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो इन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, सर्किट तो तब भी काम कर रहा होगा, लेकिन हम ये रेजिस्टेंस नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। ये ब्रिज जो होगा ये बैलेंस नहीं होगा। फाइंड आउट किया जा सकता है, और भी तरीके हैं, लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है, जो तरीका है, उससे नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लगाया? गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया। ये गैल्वेनोमीटर क्या बताएगा? देखो, अगर इसके अंदर आया डिफ्लेक्शन, इसका पॉइंटर ऐसे है, अगर ये ऐसे मूव कर गया या ऐसे मूव कर गया तो क्या है इसका मतलब? यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है। अगर ये जब ये डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, मतलब जहां था वहीं है, उस टाइम पे हम बोल सकते हैं कि इन दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया? सेम हो गया। ठीक है, तो ब्रिज कब काम करेगा? जब गैल्वेनोमीटर में करंट 0 होगा। तो हम कोशिश करते हैं, हम ये देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर में करंट कब 0 है, और उसके बाद हम इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकालते हैं। अभी तक कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। ठीक है, लेकिन जरूरी थोड़ी है गैल्वेनोमीटर में करंट 0 होगा। ऐसा कोई कंपलसरी है क्या कि करंट 0 होगा गैल्वेनोमीटर में? बोलो। नहीं सर। ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। तो फिर कैसे करें इसको 0? हम तो जब भी कैलकुलेट कर पाएंगे व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है, या हम बात करें, अगर व्हीटस्टोन की बात करें तो व्हीटस्टोन ब्रिज तो तभी काम करेगा ना जब ये कंडीशन होगी, नहीं तो बात ही नहीं, काम ही नहीं करेगा ये। अब काम नहीं करेगा तो फिर क्या करें बताओ? बोलो, कैसे कराएं फिर इसको? तो हमें तो किसी तरह से इसको 0 कराना पड़ेगा, नहीं तो बात बनेगी नहीं। तो इसको कैसे 0 कराएंगे? तो उसके लिए हमारे पास ये स्टैंडर्ड आर्म होती है। हमने इसको लिखा था ना स्टैंडर्ड आर्म, ये इसके लिए होती है। ये क्या होगा? ये तुम्हारा रियोस्टेट होगा। रियोस्टेट तुम्हें पता है क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। तुम जब लाइब्रेरी में, सॉरी लैब में जाओगे तो वहां पे क्या होगा, तुम देखोगे कि एक ऐसे गोल सा एक डिवाइस है, उसके नीचे यहाँ पे ये रखा हुआ है ऐसे करके, और यहाँ पे 2 एंड्स होंगे, एक यहाँ से होगा, एक यहाँ से ले सकते हो कहीं से भी। ठीक है, उस पे क्या तुम देखोगे ना कि वायर ऐसे 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 लिपटा हुआ है बहुत ही क्लोजली। ठीक है, तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक वो होता है, मतलब मूवेबल आर्म होती है, उसको तुम ना आगे पीछे खिसका सकते हो। अगर तुमने यहाँ खिसका दिया तो इसका मतलब तुम रेजिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हो इसमें। ठीक है, अगर तुमने उसको पूरा एंड तक खिसका के रखा है, एक टर्मिनल ये ले रखा है और एक ये ले रखा है इसका टर्मिनल, तो क्या होगा? इसका मतलब इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस तुम ले रहे हो। ठीक है, अगर तुम आधे पे रखते हो इसको पॉइंटर को, तो इसका मतलब तुम आधे वायर का रेजिस्टेंस कंसीडर कर रहे हो। कहने का मतलब ये है कि ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है जिसको आप कम ज्यादा कर सकते हो, इसको आप कम ज्यादा कर सकते हो। इस R3 की वैल्यू जो है ये वेरिएबल है, इसको क्या कर सकते हो आप? इसको आप कम ज्यादा कर सकते हो। उस कम ज्यादा करने से क्या होगा? जब आप इसको कम ज्यादा करके देखोगे तो आपको पता चलेगा, आप देखोगे कि इसके अंदर का डिफ्लेक्शन चेंज हो रहा है। उस और इस R3 की वैल्यू को कुछ इस तरह से मतलब अरेंज किया जा सकता है, इस तरह से चूज किया जा सकता है, सिलेक्ट किया जा सकता है कि आपको गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन दिखने लगे। ठीक है, 0 डिफ्लेक्शन का मतलब पॉइंटर जो है, जो जहां पे था वहीं पे रहेगा, वो ना इधर मूव कर रहा है ना इधर मूव कर रहा है। ठीक है, ना ये हो रहा है ना ये हो रहा है, जहां पे था वहीं पे रहेगा। ठीक है, कैसे किया जा सकता है? इसको चेंज करके किया जा सकता है। अदरवाइज तो कोई जरूरी नहीं है कि गैल्वेनोमीटर का जो होगा वो 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, तो हम ऐसा कर लेंगे, इस R3 को इसको वेरी कर लेंगे इस तरह से, कि गैल्वेनोमीटर जो है वो हमारा 0 डिफ्लेक्शन शो करे। ठीक,
अब उस कंडीशन में हम इसको अब एनालाइज करना शुरू करेंगे। देखो, अब ऐसी कंडीशन में इसके थ्रू कितना करंट जा रहा है, आई जी, वो 0 है। ठीक है, अब हमें यहां पर R4 निकालना है, और R4 निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, KVL लगाएंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएंगे। किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने के लिए अगर फिर से तुम ध्यान करो तो हमें क्या चाहिए होगा, पहले करंट डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो सपोज करो यहां से निकला आई करंट, ठीक है, I1 मान लो या आई मान लो, फिर क्या होगा, वो यहां पे डिवाइड होगा I1 और I2 में। ठीक है, I1 और I2 में डिवाइड हो जाएगा। सपोज करो इसको हम I माइनस I1 भी लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन ठीक है अभी फिलहाल I2 लिख रहे हैं हम इसको। यहाँ पे IG जो करंट है वो हो सकता है 0 हो सकता है ना 0 हो। अभी हम नॉर्मल सर्किट के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम नॉर्मल सर्किट मानते हुए इसको कर रहे हैं क्या, कि यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस है, ये है और ये है, और ये हमारी बैटरी है। ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ कनेक्टेड है। ठीक, ये हमारा R4 है, ये R3 है, ये R2 है, ये R1 है, करेक्ट, यही है ना। तो हमने क्या करा, इसे अभी नॉर्मल सर्किट की तरह ट्रीट किया है। अभी हमने वो कंडीशन नहीं एज्यूम करी है जिसमें 0 होगा। तो हमने क्या बोला, इससे सपोज करो I2 करंट जा रहा है R2 से, इससे I1 जा रहा है। ठीक है, होगा क्या, या तो तुम यहां से दिखा दो IG करंट जा रहा है, या यहाँ से दिखा रहा है। ठीक है, तो हम ऊपर से दिखा देते हैं कि IG करंट जो है वो जा रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे कितना करंट जाएगा, उसको हमने बोल दिया I4। एक्चुअल में I4 किसके बराबर होगा, I2 माइनस IG के बराबर होगा कि नहीं होगा, बताओ। ठीक यस है, सर। और यहाँ से कितना करंट जा रहा है, सपोज करो ये I3 है। अगर इसकी बात करो तो ये कितना होगा, I1 यहाँ से आ रहा है, IG यहाँ से आ रहा है, तो ये एक्चुअल में किसके बराबर होगा, I1 प्लस IG के बराबर होगा। I2 सर। ठीक है, यहाँ से I1 करंट जा रहा था, जो I1 और I2 में डिवाइड हुआ है, और जो फर्दर ऐसे ऐसे करके वापस आ जाएगा। और अब इन दोनों करंट को तुम जोड़ोगे तो देखो कितना करंट वापस आ रहा है। यहाँ से कितना करंट आ रहा है, I2 माइनस IG, यहाँ से कितना आ रहा है, I1 प्लस IG। ओवरऑल करंट कितना आ रहा है, I1 प्लस I2 नहीं आ रहा क्या वापस, और I1 प्लस I2 I के बराबर तो है ही ना। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पर हम ऐसे भी शो कर सकते हैं। ठीक, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने कर दिया है इसको शो, लेकिन इतने की जरूरत नहीं है बस। पर ये चेक कर लेना तुम, कभी पता चला करंट डिस्ट्रीब्यूशन ही गलत करके आ गए, ये आई आ गया वापस, जिस किसके बराबर है, I2 प्लस I3 के बराबर। ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है कि ये यहाँ पे ये जंक्शन पे ये लगाया वो लगाया, ऐसे तो फिर रात हो जाएगी एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने में। बस इतना शो कर देना, उसी से उसे पता चल जाएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, KVL लगाएंगे। KVL लगाने के हमारे पास, उसके लिए हमें लूप सिलेक्ट करनी पड़ेगी। कौन कौन सी लूप हम इसमें सिलेक्ट करेंगे, उसके लिए पहले इसका नामकरण कर देते हैं। ठीक है, ये A मान लिया हमने, सपोज करो ये हमने B मान लिया, इस पॉइंट को C मान लिया, इस पॉइंट को D मान लिया, और इस EMF को हमने मान लिया E। ठीक है, अब हम लगाएंगे लॉ, वोल्टेज लॉ। लूप सिलेक्ट करनी है, बताओ कौन सी ले, ADBA ले ले पहले, ADBA। ठीक है, मतलब ऐसे। तो ADBA में क्या हो जाएगा, I1 R1। ठीक है, फिर हमारे पास गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मान लो अगर RG होता तो कितनी वोल्टेज होती है, IG RG हो जाती वोल्टेज, करेक्ट। और यहाँ पर R2 रेजिस्टेंस का मतलब कितना है, I2 R2, ये हो गया। ठीक है ना, तो 1 2 3 तीन एलिमेंट है, और इन तीनों का सम जो होना चाहिए, अलजेब्राइक सम जो होना चाहिए, वो मिला करके 0 होना चाहिए। ऐसे दूसरी इक्वेशन ले लो, सॉरी दूसरा ले लो यहाँ पर लूप। दूसरी लूप कैसे ले लें हम, कैसे भी ले लो, CBDC ले लेते हैं, चलो जैसे बुक में दिया हुआ है वैसे ही ले लेते हैं। ठीक है, तो C से शुरू किया है हमने, तो I4 R4, फिर IG RG, और फिर I3 R3। ठीक है, कितने अननोन है यहाँ पे, चलो 2 इक्वेशन सफिशिएंट रहेंगे। अभी हम देखते हैं कैसे, पहले इनके लिए हम साइन ले लेते हैं।
ठीक है, यहाँ पे साइन कैसे लेंगे हम, जैसे ये R1 है, हम मूव कैसे कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हम मूव कर रहे हैं, है ना। डिके है, डिके को हम पॉजिटिव ले लेते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, करंट से ऊपर की तरफ जा रहा है, प्लस से माइनस की तरफ, मतलब डिके यानी कि पॉजिटिव। फिर हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, राइज मतलब नेगेटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें नेक्स्ट इक्वेशन में, तो क्या होगा, I4R4 में देखें तो एंटी क्लॉकवाइज जाने की वजह से ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे देखो तो पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ यानी डिके है तो पॉजिटिव हो गया। एक मिनट, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा ना, देखो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं ना, नेगेटिव से पॉजिटिव यानी राइज है, तो ये नेगेटिव साइन हो गया। यहाँ पे डिके है तो पॉजिटिव साइन हो गया। फिर यहाँ पे जाएंगे तो हम पॉजिटिव से नेगेटिव, डिके यानी कि कैसा साइन, पॉजिटिव साइन। ठीक है, अब देखो R3 को हम कुछ इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं सच दैट वी गेट I G इक्वल टू 0। और अगर ऐसा केस हमारे पास है तो उसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 0, ये टर्म क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब I1R1 इज इक्वल्स टू I2R2 पहली इक्वेशन से। दूसरी इक्वेशन में अगर तुम देखो तो I3R3 इज इक्वल्स टू I4R4 के बराबर आ जाएगा, ये दूसरी इक्वेशन से है। ठीक है, अब यहाँ पे ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। नेक्स्ट एक और चीज है, जैसे ही तुमने IG को 0 कर दिया, इसका मतलब जो I2 करंट आ रहा था वो यहाँ पे तो IG ब्रांच में तो जा ही नहीं रहा ना, वो तो सारा का सारा I4 ही है ना। तो इसका मतलब जैसे ही तुमने ये करा, इसका मतलब क्या है, I2 किसके बराबर हो गया, I4 के। सिमिलरली ये I1 करंट था, दिख रहा है कर्सर, ए से डी की तरफ कर्सर जा रहा हूं मैं, लेके जा रहा हूं, दिख रहा है कर्सर बच्चों। यस सर। देखो ए से जब मैं डी की तरफ जा रहा हूं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे करंट I1 है। अब IG 0 था तो यहाँ कुछ आया ही नहीं, तो ये 0 हो गया। तो I3 किसके बराबर हो गया, I1 के बराबर हो गया ना। यहाँ भी देखो I4 किसके बराबर हो गया, अगर IG 0 हो गया तो I4 I2 के बराबर हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि I3 किसके बराबर हो गया, I1 के बराबर हो गया। अब इस इक्वेशन को, इसका मतलब हम रीराइट कर सकते हैं कैसे, I3 की जगह I1 R3 लिख सकते हैं, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, I2 R4। ठीक है, तो ये हमारी न्यू इक्वेशन बन गई ये। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन 3 बोल देते हैं जो 1 से निकली थी, और इसको इक्वेशन 4 बोल देते हैं जो 2 से निकली है IG 0 होने के बाद। अब 3 और 4 को डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे I1 अपॉन R1 किसके, I1 अपॉन R1 डिवाइडेड बाय I1 बाय I1 R3, I2 R2 is equals to I2 R4. This implies R1 upon R3 is equals to R2 upon R4। और इसको फर्दर रीअरेंज करके तुम क्या लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई से R2 को डिनोमिनेटर में ले आओ, R3 को न्यूमरेटर में ले जाओ, क्या हो जाएगा ये बताओ, R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू R3 अपॉन R4। ये कंडीशन आ रही है। अब तुम्हें R1 पता है, R2 पता है, R3 पता है, तीनों रेजिस्टेंस पता है ना, R4 निकालना निकाल लो आराम से, क्या दिक्कत है इसमें। ठीक है, R4 क्या हो जाएगा यहाँ पे, R4 हो जाएगा R2 R3 अपॉन R1। ठीक है, इस तरह से हम व्हीटस्टोन ब्रिज में फाइंड आउट करते हैं अननोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो सिंपल, ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जब तुम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे, ऐसा सर्किट लोगे, तो R3 को इस तरह से एडजस्ट करोगे कि गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करने लगे। ठीक है, उस टाइम पे R3 कितना है वो नोट डाउन कर लो, R1 R2 जो है वो फिक्स्ड है, उनकी वैल्यू तुम्हें पता ही है, और इस फॉर्मूले से सीधे के सीधे R4 कैलकुलेट करोगे, ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर प्रैक्टिकल कर रहे हो तो। ठीक है, ठीक है, एग्जाम में बोलेगा इसको डिराइव करना है तो डिराइव ऐसे कर दोगे। एग्जाम में एक चीज और पूछी जा सकती है कि कभी कभी व्हीटस्टोन ब्रिज जो होगा, जरूरी थोड़ी है कि बैलेंस्ड होगा, अगर बैलेंस्ड होगा व्हीटस्टोन ब्रिज, इसको बोल रहे हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, जब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है, नल डिफ्लेक्शन, जीरो डिफ्लेक्शन को नल डिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। तो जब गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, उस टाइम में तुम ये फॉर्मूला लगा सकते हो।
लेकिन अगर नल डिफ्लेक्शन शो कर ही नहीं रहा गैल्वेनोमीटर, तब कैसे ये फॉर्मूला लगा दोगे तुम? तब ये फॉर्मूला काम करेगा क्या? तब ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है, उस केस में क्या होगा? कुछ नहीं होगा उस केस में। किरचॉफ लॉ तो उस केस में भी लगेगा ना, अभी तो हमने बात की एनर्जी कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन, ये सब तो तब भी लगेंगे ना। तो ये दोनों इक्वेशन यूज कर लेना, जरूरत पड़े तो एक इक्वेशन और बन जाएगी यहाँ पे, एक लूप ये और ले लो। ठीक है, और इसको लेकर के कुछ और निकाल लो। यहाँ पे I2 I1 अलग अलग मानने की बजाय इसको I1 मान लो, इसको I माइनस I1 मान लो। ठीक है, किरचॉफ लॉ लगा के सॉल्व कर लो। दिक्कत क्या है इसमें? कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? अगर बाई चांस बैलेंस्ड नहीं होता, अनबैलेंस्ड होता है तो क्या होगा? कैलकुलेशन ही तो बढ़ जाएगी ना। लेकिन सॉल्व तो कर सकते हैं ना किरचॉफ वोल्टेज लॉ से। क्यों बच्चों? यस सर। ठीक है, एक एग्जांपल इसका मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये सर्किट दे रखा है, यहाँ का कह रहा है 4 आर्म्स है इसकी ये, और चारों के रेजिस्टेंस आपको दे रखा है, शो कर रखा है यहाँ पे। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस देखो यहाँ पे शो कर रखा है 15 ओम। IG करंट ये रहा, शो कर दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो? द गैल्वेनोमीटर of 15 ohm resistance is connected across BD. ठीक है, calculate the current through the galvanometer when the potential difference is 10 volt, potential difference of 10 volt is maintained across AC. AC क्या है? ये रहा A पॉइंट, ये रहा C पॉइंट, ये रहा। यानी ये जो बैटरी है ये 100 वोल्ट, ये 10 वोल्ट की दे रखी है। ठीक है, अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज पता होती, बी और डी के अक्रॉस पता होती, तो फिर क्या था? रेजिस्टेंस इसका पता ही है, बीडी की वोल्टेज पता होती 10, तो फिर तो डिवाइड करके सीधे करंट आ जाता। उस केस में इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। ठीक, लेकिन अब सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो करंट तो जीरो है नहीं, उसने पहले ही बोल दिया, ये करंट फाइंड आउट करना है तो अब तुम्हारे पास कोई चारा बचेगा नहीं। तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ऐसे इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, देखो जैसे अभी हमने लिखी है दोनों। ठीक है, बाद में इनको सॉल्व करके आंसर निकाल लो। ठीक, तो सब कुछ वही है, कुछ बदला थोड़ी है। अब बच्चे क्या करते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा दिया है तो इसका मतलब ये फॉर्मूला लगना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है। व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है तब ये फॉर्मूला लगेगा, अगर गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अगर नहीं कर रहा तब कैसे लगा दोगे यही फॉर्मूला? तो क्या होता है यहाँ पे, बच्चे क्या करते हैं, गड़बड़ के सीधे IG जीरो लिख के आ जाएंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज में तो बैलेंस में जीरो होता है। और ठीक है वो तो होता है, लेकिन ये थोड़ी, इसका आंसर जीरो थोड़ी है जरूरी आएगा। तो यहाँ पे देखो इसका आंसर आ भी रहा है 4.87 मिली एम्पियर। कोई डाउट है तो बताओ।